अभी तक हमने देखा कि कैसे यूरोपियंस भारत में आते हैं और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके अपने जो यूरोपियन राइवल्स हैं उनको एलिमिनेट करती है भारत से। अब आगे 18 सेंचुरी में जो दिल्ली था उस पर राज करते थे मुगल्स, और जो बाकी प्रोविंसेस थे उन पे जो अपॉइंटेड किए जाते थे मुगल्स रूलर के द्वारा गवर्नर्स, वो राज करते थे। तो ऐसा ही कुछ बंगाल में था। बंगाल में तब जो गवर्नर थे वो थे अलवर्दी खान। जो मुगल बादशाह थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। उन्होंने उनको कई टाइप की परमिशन दे रखी थी बिजनेस करने के लिए बंगाल में, और कुछ जो टैक्सेस थे वो भी कलेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल्स। एक फ्री हैंड दे रखा था मुगल एम्पीरियड्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये बात जो बंगाल के गवर्नर अलवर्दी खान है उनको पसंद नहीं आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस करने के साथ साथ अपनी जो फैक्ट्रीज थी उनको फोर्टिफाई करना भी शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन का मतलब कि उन्होंने अपनी जो आर्मी, अपनी मिलिट्री गैदर करना शुरू कर दिया अराउंड देयर फैक्ट्रीज। ये बात अलवर्दी खान को पसंद नहीं आई, क्योंकि अलवर्दी खान को लगा कि ये एक बिजनेस एंटिटी है तो ये मिलिट्री क्यों गैदर कर रही है। इसकी शिकायत उन्होंने मुगल राजाओं से की, लेकिन उसका कोई असर नहीं। मुगल साम्राज्य था वो खुद हिला हुआ था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में नादिर शाह ने इन्वेजन करना शुरू कर दी थी, और साउथ वेस्ट में जो मराठास थे वो फ्रिक्वेंटली रेड कर रहे थे मुगल टेरिटरीज पे। और जो मुगल एम्पायर के जो इंटरनल मैटर थे वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई थी। बाई की जान ले रहा था गद्दी के लिए। तो मुगल्स की जो बुनियाद थी वो डगमगाने लगी थी, और इसी कारण जो मुगल्स थे उन्होंने अलवर्दी खान की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और उसी दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे अपना एम्पायर बिल्ड करने लग गई बंगाल में, मद्रास में और सूरत में। अलवर्दी खान ने उन्होंने अपना सक्सेसर जो अनाउंस किया वो किया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला उनके 20 साल के ग्रैंडसन थे। जब उनकी ये अनाउंसमेंट की अगले नवाब की, तो ये बात जो मीर जाफिर को पसंद नहीं आई। मीर जाफिर अलवर्दी खान की सेना के कमांडर थे और अलवर्दी खान की बहन के हस्बैंड थे। अलवर्दी खान के बाद अगर कोई डिज़र्व करता था नवाब बनना तो वो मीर जाफ़र थे, बट अलवर्दी खान ने उनका नाम अनाउंस ना करते हुए अपने 20 साल जो इनएक्सपीरियंस था सिराजुद्दौला उसका नाम अनाउंस किया। और सिराजुद्दौला ने भी सत्ता में आके सबसे पहले जो मीर जाफ़र था उनको आर्मी की कमांड से हटाया और उनकी जगह मोहनलाल को इस्टेब्लिश किया। ये बात मीर जाफ़र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि पहले तो उनसे उनका राजा बनने का सपना, नवाब बनने का सपना छीन लिया गया, और दूसरी बार उनसे उनकी जो कमांडरशिप थी वो भी छीन ली गई। तो ये बात कुछ पच नहीं रही थी मीर जाफ़र को। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी हर फैक्ट्री को फोर्टिफाई कर रही थी, और ये बात सिराजुद्दौला तक पहुंची, और सिराजुद्दौला को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। तो सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नोटिस भेजा कि आप अपनी फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई मत कीजिए, अपनी मिलिट्री को गैदर मत कीजिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। पानी का गड़ा तब फूटा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के एक दुश्मन को पनाह दे दी अपनी फैक्ट्रीज़ में। जब ये सिराजुद्दौला को पता लगा तो उसने उसी समय अपनी आर्मी के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में फैक्ट्रीज थी उन पे हमला कर दिया, और ब्रिटिशर्स और तकरीबन 175 ब्रिटिशर्स को बंदी बना लिया गया। जब वो जो 175 ब्रिटिशर्स थे उनको उसने एक कमरे में रखा। वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ 5 इंसान ही प्रॉपर्ली खड़े हो सकते थे, और सोचिए उस समय उस कमरे में 175 के तकरीबन लोग उस कमरे में डाल दिए गए। और जब सुबह वो कमरा खोला गया तो सिर्फ 5 जो ब्रिटिशर्स थे वो जिंदा थे, बाकी सब मर चुके थे। ये बात जब मद्रास हेडक्वार्टर पहुंची तो वहाँ से कर्नल रॉबर्ट क्लाइव को मार्च किया गया बंगाल की तरफ। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में आए और उन्होंने अटैक किया सिराजुद्दौला पे। कुछ दिनों तक जंग चली, और उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन की गई जिसमें सिराजुद्दौला ने अलाउ कर दिया कि वो ब्रिटिश को और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिजनेस करने देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बात खल नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिराजुद्दौला थोड़ा हिला हुआ इंसान है। अगर इसने आज तो हमसे पीस ट्रीटी साइन कर ली है, लेकिन कोई पक्का नहीं पता कि क्या इन फ्यूचर, क्या पता जी हम पे फिर से हमला कर दे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्लान करने लगी कि कैसे सिराजुद्दौला को नवाबशिप से हटाया जाए, और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है मीर जाफ़र से। मीर जाफ़र को नवाबशिप चाहिए थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया रूलर चाहिए था जो कि उनके इशारों पे काम करे बंगाल में। तो मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक डील साइन हुई जिसमें कहा गया कि एक बैटल प्लान की जाएगी अगेंस्ट सिराजुद्दौला,
और अगर सिराजुद्दौला यहाँ पे हारते हैं तो मीर जाफ़र को अगला नवाब घोषित कर दिया जाएगा। इन रिटर्न मीर जाफ़र को कुछ पेमेंट देना पड़ेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को और परमिशंस और परमिट्स देना पड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिजनेस करने के लिए। ये डील फाइनल होती है और एक युद्ध रचा जाता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी एक जगह है बंगाल में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला की फोर्सेस इकट्ठा होती हैं तो सिराजुद्दौला की जो फोर्सेस होती है वो तकरीबन 50,000 तक होती है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस होती है वो तकरीबन 3,000 तक होती है। लेकिन सिराजुद्दौला की जो 50,000 की आर्मी होती है उसमें से 40,000 की आर्मी वो मीर जाफ़र के अंडर होती है। तो मीर जाफ़र के अंडर जो 40,000 आर्मी थी वो वेपन उठाते ही नहीं हैं। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र 3,000 सोल्जर्स के साथ 50,000 वाली सेना को हरा देते हैं और ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बिट्रेयल है बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि इसमें मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया के साथ मिलकर धोखा दिया सिराजुद्दौला का और सिराजुद्दौला का फिर अंत में सर दर से अलग कर दिया जाता है और मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। लेकिन मीर जाफ़र के पास कोई राइट नहीं होता खुद का डिसीज़न लेने का, वो एक पपिट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहीं से स्टार्ट होता है भारत का गुलाम बनने का सफ़र।